जी, करिए स्टार्ट। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा नीलोफर है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। दिस वीडियो इज़ only for education purpose, not a buy and sell recommendation. Security investments are subjected to market risk. Please consult your financial advisor before investing. Uh, आज हम चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, ताकि इससे आपको ये समझ में आ जाए कि जो हम आगे जो कंपनी पढ़ना चाहते हैं उसको समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। तो चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर की है उससे बिलोंग करती है। और अपना जो इंडिया इंडिया में की जो इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा बैकबोन कहेंगे वो है अपनी इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ये जीडीपी में 17 से 18% का उसका कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा ये जो सेक्टर है, मोर देन 50% पीपल जो इंडिया में हैं हमारे, उनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्रॉप्स के साथ साथ लाइव स्टॉक, डेयरी, पोल्ट्री, फिशिंग, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो 3 मेजर सीज़न होते हैं एग्रीकल्चर के, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ जो सीज़न होता है वो 15 जून से बेसिकली जून से अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक खरीफ सीज़न होता है। खरीफ सीज़न को ऐसे समझ लीजिए कि जो बारिश का सीज़न होता है उसे खरीफ सीज़न कहते हैं एग्रीकल्चर में। राइट। फिर रबी ओके। रबी का सीज़न आता है जो कि 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक होता है। इसको आप जनरल भाषा में समझ लीजिए कि जो ठंड का मौसम होता है उसे रबी कहते हैं। और फिर इसके अंदर 15 गेहूं वगैरह वगैरह जो गेहूं जी वगैरह जो ये आती है, हाँ दादर आती है, गेहूं आती है, जो बरगर बारिश की जो पैदा होती है, ठंडक के अंदर पैदा होने वाली, उसको रबी बोला जाता है। जी, रबी की फसलें गेहूं है, चना हो जी। गया, ये जी। सारी चीज़ें। और खरीफ में जो बारिश में जो सीज़न में है, सबसे ज़्यादा चावल चावल को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और शुगर केन हो गया, इस तरीके की चीज़ें खरीफ में आती हैं। फिर आता है 15 मार्च से जून तक जो वक्त होता है उसको जायद की फसल कहते हैं। ये जो फसल होती है ना, ये गर्मी के मौसम को समझ लीजिए कि इंडिया में जायद की का सीज़न बोलते हैं। ये बेसिकली सीज़न गर्मी का होता है। जनरली इंडिया में इस कदर गर्मी पड़ती है कि कहा जाता है कि अपन स्टरलाइजेशन बोलते हैं, मतलब एक तरीके से ज़मीन को जी। छोड़ जी। देना खुला, ताकि उसमें जितनी भी बीमारियां हैं जो भी हैं वो मर जाएं। तो ऐसे रिकमेंड नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी किसान कई जगहों पे किसान जायद में भी कुछ फसलें लेते हैं। तो ये सीज़न हो गया, ये सीज़न ही इनका मेन एग्रीकल्चर सेक्टर का कमाने का समझ लीजिए, या उनके रेवेन्यू आने का ये मेन सीज़न है 3। इस राइट। इस एग्रीकल्चर में हम मेन मेन सेगमेंट्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो देख लेते हैं। उसमें एक होता है सीड, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो उसके भी अलग अलग वैरायटी है, जिसमें हाइब्रिड सीड, क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड, बहुत सारे तरीके की हैं। और क्वालिटी सीड का मिलना और उसका बनाना, ये दोनों की एक प्रोसेस होती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इसमें एनपीके एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और साथ में स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनपीके जी। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। नाइट्रोजन ब- यूरिया के थ्रू मिलता है, फास्फोरस एसएसपी, टीएसपी मतलब सिंगल फॉस्फेट, डबल फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, इस तरीके से केमिकल डी का नाम डीएपी होता भी है। बोला जाता है उसको। जी जी, डीएपी भी डाइमोनियम बोला जाता फॉस्फेट, है। डीएपी, हाँ। जी। और जी। के जो फास्फोरस है, फास्फोरस म्यूरेटा ऑफ पोटाश, एमओपी के नाम से मिलता है इसमें। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारी बॉडी को माइक्रो प्रोटीन वगैरह के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, वैसे पौधों को भी पड़ती है। और कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं जिसमें बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। इसमें एक चीज़ बताने वाली बात ये है कि हमारा जो चंबल फर्टिलाइज़र जो आज हम स्टडी करेंगे वो इसी सेगमेंट में बिलोंग करता है। दूसरा, हमारे इंडिया में नाइट्रोजन और फास्फोरस ये पाया जाता है इंडिया में, मतलब नाइट्रोजन को हम बना सकते हैं, फास्फोरस
मिलता है अपने इंडिया में, खदानों में मिलता है, लेकिन पोटाश जो है एमओपी, ये इसके लिए हम पूरी तरीके से इंपोर्ट पे डिपेंड है। ये 100% जी हम डेफिसिट हैं पोटाश के मामले में। जी। इसके अंदर दो कंट्री है, एक चाइना है और एक सऊदी अरबिया है। ये जी दो जगह से आता है पोटास। जी। और हम इंडिया में मतलब पूरी तरीके से ज़ीरो है हमारे पास, तो हमको पोटाश खरीदना ही पड़ता है बाहर से, इम्पोर्ट से। बरोबर। जी। एग्रो केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन में जैसे बीमारी लग गई, कीड़े लग गए, खरपतवार हो गए, ये सारी चीज़ों के लिए जो केमिकल बनते हैं वो एग्रो केमिकल्स और क्रॉप प्रोटेक्शन में आते हैं। फिर उसके बाद बरोबर। फार्म इक्विपमेंट और मैकेनाइजेशन में ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, जो मशीनरी हमारी एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें फार्म इक्विपमेंट और मैकेनाइजेशन के में सेक्शन में अंदर आएंगी। पूरी खेती का अलग अलग सेक्शन होता है, उसमें प्लांटेशन भी एक है, जिसमें चाय, कॉफी और रबर मेन है जो प्लांटेशन क्रॉप में के अंदर आते हैं। बरोबर। जी। इसके बाद है फूड प्रोसेसिंग और एक मिनट, फूड प्रोसेसिंग और एलाइड सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग और एलाइड सेक्टर को इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारी पूरी खेती हो गई और उसके बाद जब हार्वेस्ट आया, उसके उस हार्वेस्ट को हम लेने के बाद प्रोसेस भी करते हैं। मोटा अनाज जो है वो तो सीधे बिक जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर हम पोल्ट्री में अगर मुर्गी ले रहे हैं, तो मीट तो मार्केट में बिक जाएगा, उसका भी एक्सपोर्ट होता है, पर उसको पहले प्रोसेस करना होता है। और बिल्कुल। अंडे को भी सुखा के प्रोसेस किया जाता है, तो वो प्रोसेसिंग वाला भी एक सेक्शन आता है। फिर उसमें एक कोल्ड स्टोरेज चेन भी होता है कि अगर मोटे अनाज को भी जैसे उसको स्टोर किया जाता है। जैसे आलू का सीजन, जब ठंड में सबसे सस्ते आलू मिलते हैं, तो जब जी उस वक्त एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी होता है, तो उस वक्त कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके बाकी वक्त में उसकी वो कमी को पूरा किया जाता है। तो ये बरोबर। सेक्शन भी फूड प्रोसेसिंग और एलाइड इंडस्ट्रीज में आता है। उसके अलावा एक और सेक्शन है इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर है, वो पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट है। मतलब बिल्कुल 70% से ज़्यादा, 70% नहीं बोलेंगे, 80% से ज़्यादा मानसून पे डिपेंड है। और सरकार का बहुत सारा चल रहा है, ये प्रावधान कहेंगे कि वो इरिगेशन को और वाटर मैनेजमेंट को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भी एक सेक्शन इसमें आता है। बिल्कुल। जी। स्लाइस चेंज करूँ? जी सर, साइड चेंज कर दीजिए। जी। अ, अब इसी सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को बताने का ये है कि ये ओवरऑल इन जनरल हम जो और अदर कंपनीज के बारे में और इस कंपनी को पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो उसमें हमको हेल्प मिलेगी। तो इस वजह बिल्कुल। से उसका रीज़न, मतलब अपने इंडियन एग्रीकल्चर का जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें ये है कि हमारे पास दुनिया में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो दुनिया में सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है कि हम सेकेंड पोजीशन पे राइट। आते हैं उसमें। उसके बिल्कुल। अलावा हम राइस, वीट, कॉटन और शुगर जो हैं, इनके सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने में लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर है अपन लार्जेस्ट उसके। प्रोड्यूसर हैं बरोबर। हम। जी। और ओके। अ, अगर कैटल वाले लाइव स्टॉक में जाएं, तो बफेलोज का सबसे बड़ा हर्ड हर्ड मतलब झुंड जो है कैटल का, वो हमारे इंडिया में पाया जाता है, इंडिया बफेलोज में का। बरोबर। राइट। जी। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम फ्रूट के, वेजिटेबल्स के, टी के, फर्मेंटेड फिश वगैरह के, इसके। तो ये बरोबर। चीज़ें हैं जिसमें हम स्टैंड आउट करते हैं ग्लोबली। और इसके अलावा जो है हमारी गवर्नमेंट है, उसके बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे ई नाम जो है, जैसे हमारी मंडियां होती हैं, वैसे ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंडी बनाई है, उसको ई नाम बोलते हैं। फिर उसी बरोबर। के अलावा पीएम किसान है, जो किसान को हेल्प करता है। फर्टिलाइजर्स जितने हैं उनकी सब्सिडी वाला प्लानिंग है। प्रधानमंत्री ये जो किसान कृषि सिंचाई योजना, जो एग्रीकल्चर को सॉरी जी। इरिगेशन को सपोर्ट कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। उसके अलावा बरोबर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी हैं, तो सरकार भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रही है इसमें।
तो ये सारी बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ सही। हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट को देखा जाए तो जो ये 2024 और 25 का जो फिस्कल ईयर है उसमें लगभग हमने 1.07 बिलियन यूएस डॉलर में है सारी चीज़ें। 1.07 बिलियन का हमने मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। बासमती और नॉन बासमती राइस जो हैं वो 1.96 बिलियन। स्पाइसेस मसाले जो हैं 769.22 मिलियन। बफेलो के जो मीट हैं वो 551.78 मिलियन। शुगर जो है वो 454.89 मिलियन। और इसके अलावा जो मिसलेनियस प्रोडक्ट हो गए, प्रोसेस प्रोडक्ट हो गए, वो 302.07 मिलियन। और ओट मिल मतलब जो सीड से हम तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको ओट मिल ऑयल मिल बोलते हैं, सॉरी। ऑयल मिल बरोबर, जो है वो 246.19 बिलियन तक इतना हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। बरोबर। अब इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इसके साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे जुड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है वेदर और मानसून के ऊपर डिपेंड रहना। और वेदर के बिल्कुल। ऊपर जैसे कई जगहों में सूखा आ गया, फ्लड आ गया, तो उस पे इनकम पे फार्मर के इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। अगर फार्मर के खेती पे इफेक्ट पड़ेगा तो उससे जुड़ी सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके बिल्कुल अलावा सही। सब्सिडी और पॉलिसी वगैरह का हेर फेर उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। फिर इनपुट कॉस्ट हाँ, जो हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ अगर इसके अंदर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर अगर कुछ कुछ भी नए रूल लेके आ जाते हैं तो भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब जी और अपने यहाँ पर जो फर्टिलाइजर जो है वो सब्सिडी के अंदर चलता है। जी जी। सर। बढ़िया आगे। अ, जी। इनपुट कॉस्ट हो गया, जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह का रॉ मटेरियल वगैरह, इन सब का अगर रॉ मटेरियल का पैसा बढ़ेगा तो मार्जिन पे इफेक्ट आएगा। फिर बिल्कुल। एक होता है रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल रिस्क, जो ये प्रॉब्लम करता है क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स को वो करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि केमिकल्स के तरफ से रुझान खत्म हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा केमिकल की तरफ नहीं जाना है। तो उसकी अगर रेगुलेटरी कुछ बन जाती है तो वो भी इफेक्ट डालेगी। उसके बाद बिल्कुल। कंपटीशन जो है वो मार्जिन को स्क्वीज कर देता है कि इस सेक्टर में धीरे धीरे अब हमारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो रॉ मटेरियल में कंपटीशन आएगा, फिर मार्जिन श्रिंक होगा उससे। उसके अलावा सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक भी है, जिसमें अगर सप्लाई चेन में दिक्कत हुई तो फूड का खराब हो जाना। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा आम के सीजन में कि बहुत सारे आम अमेरिका ने इम्पोर्ट करने से मना मना कर कर दिया दिया था। था। जी, मना कर दिया था, क्योंकि कुछ उनके रेगुलेशन के हिसाब से उनके यहाँ से आम नहीं गए थे, तो वो फसल का पूरा नुकसान हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसके चैलेंजेस हैं। बरोबर। सर, अगली जी। स्लाइड। ठीक। आगे। ये हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कुछ इंडस्ट्री जो हमारी की इंडस्ट्रीज हैं एज पर स्टॉक मार्केट उसके हिसाब से, और उनकी एग्जांपल्स दे दिए हैं ताकि जिनको पढ़ना हो वो देख सकें कि कौन कौन से एग्जांपल, मतलब कौन से की इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये सिर्फ बरोबर। एग्जांपल्स है, बताने के लिए नहीं है। आप अगली स्लाइड कर दीजिए इसमें। ओके। सर, ये भी स्लाइड आगे कर दीजिए। जी। सीधे चंबल पे आ जाइए सर, सीधे। जी। ओके। अब ये तो हो गया, हम एक तरीके से बही खाता आपको बता दिए कि किस तरीके से आपको इस कंपनी को देखना है और समझना है। आज चंबल फर्टिलाइजर जो है बेसिकली ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है अपने स्टॉक मार्केट में। इसका सब सेक्टर है एग्रोकेमिकल्स, और ये इंडस्ट्री फर्टिलाइजर में आएगा। सर, और ये जो फोटो है ये गडेपान जो वहाँ की अपनी उसकी जो प्लांट है उसकी फोटो थी। इसका इंट्रोडक्शन हम एक मिनट, एक मिनट, एक जी, मिनट। जी, आ गया। इस कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। 1985 में ये फाउंडेड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोटा राजस्थान इंडिया में है। इसका जो प्रमोटर ग्रुप है वो के बिरला ग्रुप है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है माना जाता है। थोड़ा सा के बिरला ग्रुप के बारे में बताएंगे हम। के बिरला के फादर थे जी बिरला, जो कि गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और उस टाइम जो गांधी जी और कांग्रेस की जो भी मतलब समझिए कि अपने इंडिपेंडेंस के आसपास की बात है, तो उस वक्त वो बहुत सपोर्ट किए थे फाइनेंशियली उसको। उन्होंने के बिरला ग्रुप को मतलब सॉरी बिरला ग्रुप्स को पूरा उन्होंने डेवलप किया था। और उनके बेटे हैं के बिरला, और इनके एक और भाई हैं। तो ये दोनों ने मिल
के फिर ग्रुप को पूरा संभाला। उसके बाद के बिरला 2018 या 15 में शायद इनकी वफात हो गई थी। तो इसके हाँ, बाद डेट हो गई। इन्होंने जी इसके बाद बिरला ग्रुप में के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स आता है, चंबल फर्टिलाइजर आता है, जुआरी इंडस्ट्री आता है, पारादीप में के बिरला जॉइंट वो रहे जी हैं जी, वो भी उसके चेयरमैन। उसके भी ऊपर चेयरमैन रह चुके हैं, जी पारादीप जी फास्फेट के। और जी जुआरी ग्रुप चंबल फर्टिलाइजर को ओन करता है। जी सर। ज्वारी जी जैसे मतलब ये के बिरला जो थे वो कंबाइन इन सबके ज्वारी चंबल और पारादीप इसके जी कंबाइन जी, चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन रहे तो बरोबर। जी और ये अपने इस ये जैसे हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स जो पेपर है वो इनकी बड़ी बेटी संभालती हैं इनके बाद। और चंबल फर्टिलाइजर को इन्होंने अपने दामाद को दिया है। और इसके बाद एक छोटी बेटी है जो टेक्सटाइल और एक और सेक्टर है जो संभालती हैं। जी, आदित्य बिरला जो है वो अलग एंटिटी है पर वो है इसी फैमिली की। के इसी बिरला जो थे फैमिली से, जैसा हाँ अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया वगैरह जो है जी उनके अंदर, या जी ग्रासिम वगैरह जो भी कंपनी है, वो सब इनके एक ही मतलब फैमिली से वो। जी सर। उनका जो दूसरे जी, भाई थे उनके बेटे हैं आदित्य बिरला, उनकी बरोबर, है राइट। आदित्य बिरला जी। तो हालांकि वो जी, दोनों एकदम अलग कंपनियां हैं, उनका फाइनेंशियल एक दूसरे से कुछ मैच नहीं करता है, लेकिन कोई बताना लेना ये देना है। नहीं, बिल्कुल। जी। जी, तो इस तरीके से बिरला ग्रुप अच्छा एक माना जाना अपना ग्रुप है। बिजनेस बिल्कुल। जो सेगमेंट है चंबल फर्टिलाइजर का वो पूरा प्योर और कोर बिजनेस इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग है यूरिया का। यूरिया मतलब जो नाइट्रोजनस बेस है, जो नाइट्रोजन जी हम देते हैं वो यूरिया से देते हैं। तो वो जी, उसका मैन्युफैक्चर करना और उसकी मार्केटिंग इसका कोर बिजनेस है। और वो बिल्कुल ये जो यूरिया बिजनेस है वो पूरा सब्सिडी गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम के ऊपर चलता है। इसकी बिल्कुल। प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसके 3 स्टेट ऑफ द आर्ट यूरिया प्लांट्स हैं गडेपान कोटा राजस्थान में, जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 मिलियन मेट्रिक टन मैट्रिक पर टन है। एनम प्रोडक्शन की है। पहला गडेपान प्लांट 1994 में बना था जिसकी कैपेसिटी अराउंड 0.85 मैट्रिक टन पर एनम यूरिया बनाने की है। 1999 में गडेपान प्लांट 2 था। और तीसरा जो बना है गडेपान 3 प्लांट 2019 में बना है, इसकी कैपेसिटी 1.34 है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्लांट है इंडिया का। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मार्केट शेयर देखा हाँ, जाए कंपनी का तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर यूरिया प्रोड्यूसर है इंडिया की, जो जी। लगभग 15% टोटल इंडस मतलब टोटल कंट्री में जितना यूरिया प्रोड्यूस होता है उसका 15%, नियरली 15% ये अकेले प्रोड्यूस करता है। अभी 33% के आसपास में चल रहा है ये। पूरा प्रोड्यूस अच्छा जो इसका 33% के आसपास में भी। इंडिया अच्छा के अंदर सर। यूरिया जो प्रोड्यूस होता है टोटल, जी उसमें 33% इसका है। ठीक है, अच्छा ओके, आगे बढ़िए। जी सर। हो गया सर। नेक्स्ट हाँ, जी हाँ। डाइवर्सिफिकेशन या और एक्सपेंशन। इस कंपनी ने मोरक्को में जॉइंट वेंचर शुरू किया है इमा से 33.33% स्टेक के साथ 1997 में, जो कि ओके। फॉस्फोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। और जो जो फॉस्फोरिक एसिड जो कि फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का मेन इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल। इसने कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया था शिपिंग टेक्सटाइल और सॉफ्टवेयर में, पर वो 2015 में इन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस से एग्जिट ले लिया, फिर 2017 में शिपिंग बिजनेस से ले लिया, और 2021 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने सॉफ्टवेयर बिजनेस से भी एग्जिट ले लिया है। और अब वो राइट। टोटली प्योर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पे ही फोकस हैं। फोकस कर रही है, बरोबर, राइट। जी जी सर। प्रोडक्ट। हाँ, अब प्रोडक्ट ये देखा जाए मतलब तो कंपनी बेच दिया गया सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनी थी इसकी। जी जी, वो सब उसने सेल कर दिया उसने। अब अदर देन यूरिया जो इसका मेन है, उसके अलावा अब ये किस किस चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, तो एग्रीकल्चर इनपुट में ये इनका उत्तम ब्रांड के नाम से
प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में। और जी यूरिया के अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिसमें वही डीएपी जो है, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, और एनपीके फर्टिलाइजर का कॉम्प्लेक्स होता है, वो एनपीके फर्टिलाइजर के नाम से आता है। और जी उसमें ये सारी चीज़ें उत्तम ब्रांड के नाम से बिकती हैं। फिर क्रॉप बिल्कुल। प्रोटेक्शन केमिकल वही हो गया जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड्स है, इसमें भी ये इन्होंने आगे अपना बढ़ाया है। फिर स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट हेल्थ के लिए, इसमें भी ये अपना इनपुट ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ, अभी 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 चालू किए उन्होंने भी वो सीड हाँ वगैरह जी इसके अंदर। जी जी जी। बढ़ावा दे रीसेंट रहे एक्सपांशन जो है, रीसेंट एक्सपांशन है तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट टैन के नाम से इन्होंने प्लांट इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक नया प्लांट 2024 से शुरू किया है, प्लांट बनाना, जो कि वीक नाइट्रिक एसिड है उसको प्रोड्यूस करेगा, जो जनवरी 2026 तक इनका प्लानिंग है कि वो प्रोडक्शन में आ जाएगा। इसके हैं। अलावा सीड बिजनेस में भी इन्होंने शुरुआत की है, वो इसी इसी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से इन्होंने सीड बिजनेस में स्टार्ट भी किया है। एंटर किया है। और उसमें वो बरोबर। मस्टर्ड हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया, बाजरा, ये सारी चीज़ों में सीड बिजनेस में ये आगे बढ़ रहे हैं। बरोबर। जी सर, अगली स्लाइड। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, मतलब एक दिखाने के लिए कि अपना फर्टिलाइजर यूरिया, डीएपी, पोटाश, नाइट्रोजन कैसा दिखता है, और टैन जो है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट वो किस तरीके से दिखता है, और नीचे इसके प्रोडक्ट की फोटोज वगैरह हैं कि किस तरीके से जी इसके प्रोडक्ट्स हैं। ओके। जी ये इनके प्रेजेंटेशन से ही निकाला है हमने। ये इनका मार्केट रीच है, आप जो इंडिया का जो नक्शा है उसके थ्रू देख सकते हैं कि इनका मार्केट रीच कितना बड़ा है। इनके रीजनल ऑफिस 15 हैं, 15 के आसपास हैं, और 2800 के आसपास डीलर्स हैं, रिटेलर्स 50,000 के आसपास हैं पूरे 12 स्टेट्स में, और ये और ओके। भी एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बरोबर। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसा है, इसको सिंगल विंडो के नाम से लोग बोल रहे हैं कि सिंगल विंडो बोलने का मतलब कि एक किसान को एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाना, इनकी स्ट्रेटेजी है। इसलिए ये अब जी बाकी चीज़ों में भी अपना आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं। फार्मर सपोर्ट के हिसाब से इन्होंने सॉइल और वाटर टेस्टिंग की प्रोवाइड कर रहे हैं, किसानों को ऑफर करते हैं सॉइल और वाटर टेस्टिंग करना। उसके जी अलावा वो एक वेबसाइट भी बनाए हैं जिससे फार्मर को टेक्निक्स वगैरह पता करना हो तो वो uttamkrishi.com के नाम से है, और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी हेलो उत्तम के नाम से इन्होंने चालू किया है। एक रूरल ओके। एम्प्लॉयमेंट का काम भी ये करते हैं, जिसमें ये जो गांव के जो यूथ होते हैं जो अनएम्प्लॉय हैं उनको वो ट्रेन करते हैं, और उनको उत्तम कृषि सलाहकार के तरीके से अपनी तरफ से पेश करते हैं। एक तरीके से रूरल एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। ओके। जी सर, हो गया। हाँ, कोर मैनेजमेंट देखा जाए तो देखिए, सरोज पोद्दार, श्याम सुंदर भारतीय और चंद्रशेखर नुपेनी, ये तीनों जो हैं ये प्रमोटर हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। सरोज कुमार पोद्दार और श्याम सुंदर भाटिया ये दोनों के बिरला सर के जो दामाद हैं, और चंद्रशेखर निपोनी ये उनकी बेटी हैं। बाकी सारे भी एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और ये सारे बहुत एक्सपीरियंस लोग रहे हैं। जी बरोबर। नेक्स्ट, की मैनेजरियल एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव टीम में जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अभय बैजाल हैं, जिनको लगभग 38 प्लस ईयर का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। उसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनुज जैन, त्रिदेव कुमार भारत वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, अगला स्लाइड दिखा दीजिए। आशीष कुमार श्रीवास्तव भी सेल्स और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट है। आनंद गुप्ता स्ट्रेटेजी के वाइस प्रेसिडेंट है। विवेक मिश्रा जो है वो बिजनेस हेड है, वाइस प्रेसिडेंट है, बिजनेस है। लगभग इनकी जो टीम है वो 30 साल, 25 से 30 साल एक्सपीरियंस से ज़्यादा की एक्सपीरियंस है। तो टीम भी स्टार स्टडेड बोलते हैं वो उस तरीके से है। सेगमेंट ओके। ब्रेकअप किया जाए तो इनका मेन पूरा सेगमेंट 97% फर्टिलाइजर का है, और 3% जो स्पेशलिटी सीपीसी क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स और एसएन स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है, वो 2 से 3% का ही हिस्सा रखती है इनके रेवेन्यू और ओके। इनके पूरे इसमें। अगर हम ओके। क्रॉप प्रोटेक्शन और
स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट में देखें तो इसमें जो है स्पेशल न्यूट्रिएंट जो है वो 31% का हिस्सेदारी रखते हैं, इंसेक्टिसाइड 30% का, वीडीसाइड 27% का और फंजीसाइड 12% का हिस्सेदारी रखते हैं। जी, अब हम कॉनकॉल जो इसका 2 अगस्त 2025 में जो कॉनकॉल हुआ था उसकी कुछ मेन इम्पोर्टेंट बात हम देख लेते हैं सर अगली। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाए तो जो इनका ईयर ऑन ईयर सेल है वो 16% की दर से ग्रोथ किया है। एबिटा जो है वो 1% से घटा है। पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी 16% से और ईपीएस भी दोनों 16% से ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीज हुआ है। सर नेक्स्ट आप सेगमेंट में अगर देखा जाए तो इनका जो मेन फर्टिलाइजर सेगमेंट है, फर्टिलाइजर का जो मेन सेगमेंट है उसमें यूरिया का जो प्रोडक्शन है वो और उसका जो सेल है वो दोनों पिछले साल के कंपैरिजन में घटा है। उसका रीज़न ये था कि इनका जो गडेपान 2 प्लांट था कोटा में वो 24 से 25 दिन के लिए शट डाउन हुआ था। इस वजह से उनका प्रोडक्शन भी कम हुआ है और उस प्रोडक्शन कम हुआ है इसलिए उनका सेल भी कम हुआ है। पीके फर्टिलाइजर पी&के जो फर्टिलाइजर है उनका सेल जो है और एनपीके है तो डीएपी और टीएसपी जो है मतलब वही फॉस्फोरस जो है उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है और उसका सेल भी अच्छा हुआ है। ऊपर और ये चक्कर में मानसून भी पहले आ गया ना, पिछले चक्कर में मानसून खराब था। जी सर। और म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी वही है और एनपीके जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसका भी प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल से इस साल में ज़्यादा हुआ है और इसी वजह से इनका रेवेन्यू भी उसी कंपैरिजन में प्रोडक्शन के हिसाब से ही रेवेन्यू भी घटा बढ़ा है। बरोबर जी सर नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर सिर्फ वही जो हमने बताया कि गडे प्लांट 2 जो प्लांट है उसका 24 से 25 दिन के लिए ब्रेक डाउन हुआ था। इस वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ और प्रोडक्शन कम हुआ तो हमें लगभग समझिए कि प्रोडक्शन लॉस जो है 16 से 17 करोड़ के आसपास लगभग उसका कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है। यूरिया जो है वो उसका जो प्राइस है वो फॉर्मूला बेस्ड है इस और जो मार्जिन है वो इन्होंने बताया है अपने कॉल में कि वो स्टेबल रहेगा। बाकी इसमें अलावा जो इनका एक जो गडेपान 3 प्लांट है वो एक पॉलिसी 8 साल की गवर्नमेंट की पॉलिसी के बेस पे उस प्लांट को डेवलप किया गया था जो कि दिसंबर 2026 में एक्सपायर होने वाला है। तो उसके बाद क्या पॉलिसी रहेगी, कैसा मसला रहेगा, क्या मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पे कोई क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है। इनका कहना है कि हमने बात नहीं की है और ना ही गवर्नमेंट ने इस मामले में बात की है तो अभी हम कुछ नहीं बता वो सकते एक्सटेंशन हो जाता है, वो आगे ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन करती है गवर्नमेंट। वो बताएगा तुम्हारे को क्या भाई हमने अभी आगे कोई भी उसके ऊपर चर्चा नहीं की है और वो एक्सटेंशन हो जाता है वो। जी सर मतलब वो पॉजिटिव मतलब वो उन्होंने ये बताया कि हमारे तरफ से भी कोई बात नहीं हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं हुई है तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट उसको फिर से एक्सटेंड कर देगी पर एक होता है क्लियर कट जवाब देना तो ये अभी उनके तरफ से भी क्लियर नहीं है। और अभी भी अगर हम वैसा देखने जाए ना तो अभी भी इंडिया पूरा जितना भी जो फर्टिलाइजर है उसके अंदर से सिर्फ यूरिया 77% इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, बाकी उनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है वो इंडिया के अंदर। जी सर। हाँ जी, तो इसके लिए वो उनको खुद को करना पड़ेगा। जैसा एक बैग अगर यूरिया का एक बैग आज की कंडीशन में उसका जो इनको कॉस्ट पड़ता है रेडी होके, तो इनका जो कॉस्ट है इनको जो गवर्नमेंट कॉस्ट दे रही है वो है 1500, आज की रेट है 1538 रुपया रेट है इनका। और ये जो मार्केट के अंदर जो इनको जा रहा है गवर्नमेंट जो सब्सिडी कर रहा है वो 1000 रुपए के आसपास में कुछ है सब्सिडी और 160 रुपए कुछ वो चार्जेस करते हैं, 166 रुपया कुछ चार्जेस करते हैं किसान को, बाकी वो सब्सिडी कर देते हैं उसको। तो उसके लिए वो उनको आधार कार्ड वगैरह सब देना पड़ता है उनको। ठीक है, बढ़िया आ गया। वही सर ने बताया कि जो सब्सिडी वाला है वो सब्सिडी पेमेंट टाइमली हो रहा है
गवर्नमेंट की तरफ जी, से, उसमें दिक्कत नहीं है। हम अगर अब बरोबर. जाएं P&K फर्टिलाइजर में जाएं तो हमारी इन्होंने बताया कि इनकी जो इन्वेंट्री है उसमें 1.6 लाख मैट्रिक टन NPK और 2.6 लाख मैट्रिक टन टोटल फर्टिलाइजर इन्वेंट्री में अभी स्टैंड करती है। ये बरोबर. इसलिए बता रहे हैं आपको स्टैंड करना, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर का ऐसा है कि पहले से सामान रहेगा तो ही डिमांड के टाइम पे आप सप्लाई कर पाएंगे। तो इनके यहाँ बरोबर, राइट. इन्वेंट्री में सामान रहना बुरा नहीं है, मतलब गलत तरीके से अच्छा नहीं है, देखा अच्छा जाता है, रहता है वो. अच्छा देखा। अच्छा जी है. ओके. जी। ओके। सर ने बताया कि जो कंट्रोल प्राइस रेम्बर्स है वो 1000 मैट्रिक टन, जो 1000 रुपये पर मैट्रिक टन का जो है वो है, जिससे कंपनी जो है वॉलेटिलिटी से बची रहती है। इसके अलावा और इनका इन्होंने ये भी बताया कि खरीफ सीजन और रबी सीजन के सपोर्ट के लिए इन्होंने प्रॉपर अमाउंट को सोर्स करके रख लिया है। मतलब इनके पास है, ऐसा नहीं होगा कि वक्त की जब सप्लाई होगी तो सॉरी डिमांड जब बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो, ऐसा नहीं होगा, वो प्रॉपर सप्लाई कर पाएंगे, इन्होंने ऐसा बताया है। बरोबर. जी सर। नेक्स्ट, इस इंडस्ट्री का जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसका उन्होंने डायनामिक बताया कि क्या डायनेमिक है, कि क्या हुआ इस बार अपनी रेंज अर्ली आने की वजह से और थोड़ा सा क्रॉपिंग चेंज की वजह से जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो डेफिसिट है, उसमें कमी है, मतलब फर्टिलाइजर कम है मार्केट में। बरोबर. क्यों वो क्यों हुआ, क्योंकि अर्ली रेन आ गया। तो इस वजह से बरोबर. अगर फर्टिलाइजर का डेफिशिएंट है, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये फायदेमंद बरोबर. है इसके लिए। जी। और इसके लिए दूसरा इन्होंने ये बताया कि यूरिया का इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट अवेयर है, लेकिन फिर भी उन्होंने यूरिया को लेके कोई नया इंसेंटिव नहीं दिया है। ये उनका कॉन कॉल में इनका इंडस्ट्री डायनामिक को लेके जवाब था। बरोबर. अब हम दूसरा सेक्शन है जो इनका CPC और स्पेशल SN और सीड का, तो उसको देखें तो इनका रेवेन्यू पिछले साल से 34% रेवेन्यू इस सेक्शन में 34% से बढ़ा है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन भी है जो इनके पूरे रेवेन्यू में वो 28% से बढ़ा है। तो और अगले साल के लिए इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा और 350 करोड़ में इनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। इस तरीके से इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। मतलब ये अभी उन्होंने क्या किए कि इसका एक सेगमेंट, मतलब अभी तक वो जो काम कर रहे थे सिर्फ यूरिया के ऊपर ज्यादा काम कर रहे थे. इनके जो जी सर। प्लांट चल रहे थे वो सिर्फ यूरिया के ऊपर ज्यादा चल रहे थे प्लांट. पर जी अब वो जो शीड वगैरह के अंदर जो CPC जो सेगमेंट में जा रहे हैं अभी ये, जी मतलब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अभी वो. जी तो इसकी, अपने हाँ जी, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लोग अब। बरोबर. तो उससे अब इनका आगे के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ आएगा वो बढ़ के जी आएगा इनका. जी जी. वो बढ़ के मतलब आएगा अपने ये। अपने आप को वो साइक्लिकल मोड से बाहर निकालना चाहते ही है कि भाई जी मेरा सिर्फ मेरा बिजनेस यूरिया तक नहीं रहना चाहिए, मेरा बिजनेस दूसरी चीजों में भी रहना चाहिए. तो इसके लिए जो इन्होंने IT सेक्टर वगैरह वगैरह जो छोड़े इन्होंने, वो इसके लिए छोड़े इन्होंने. जी जी, सर। बढ़िया. जी। अब इसमें इन्होंने पिछले क्वार्टर में बताया था कि इनका पाइपलाइन में 18 प्रोडक्ट्स जो हैं वो CPC और SN में है, सॉरी CPC में 18 प्रोडक्ट जो है वो पाइपलाइन में है, उसको उन्होंने उसमें से इन्होंने Q1 में 13 CPC प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और जो बाकी हैं उनको 18 प्रोडक्ट, हाँ, बाकी जो बचे हुए हैं वो अगले क्वार्टर में लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। 4 नए ओके. SN प्रोडक्ट को Q2 में वो लॉन्च करेंगे। बरोबर. अब बायोलॉजिकल है, इससे रेवेन्यू 29 करोड़ का, जो लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 80% की ग्रोथ के साथ आया है। इसके जी. एक इन्होंने नया वाटर बेस्ड फार्मूला, वाटर सॉल्युबल फार्मूला सुपर राइजा करके है, उसको Q2 में इनको लॉन्च करना है। एक है बायो नैनो फॉस्फोरस है जो उत्तम प्रणाम के नाम से ये लॉन्च करेंगे, मतलब इन्होंने कर दिया है जून 2024 में, और उनका बरोबर. कहना है कि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहा है मार्केट एक्चुअल में। में मतलब जो यहाँ पर आप जैसे दाने के मोड के अंदर आता था पहले, जी जी तो फास्फोरस वगैरह जो दाने के अंदर आता था, अब जी ये जी उसको सर। नैनो के अंदर बोतल के अंदर भर के दे रहे, वैसा यूरिया नैनो भी बना रहे हैं ये लोग अभी, जी जो जी जी यूरिया के अंदर भी लिक्विड के अंदर देंगे. और तुम जी उसको जो पंप आता, पंप से पंप से छिड़काव कर सकते हो तुम उसको. जी.
उससे जी ये होगा ना कि कम क्वांटिटी, मतलब जितना लगेगी फाइन उनको। पार्टिकल, हाँ जितना फाइन बारीक पार्टिकल होगा हमारे केमिकल्स का, वो उतना जी कम क्वांटिटी और वो उतना ज़्यादा इस्तेमाल भी हो, मतलब ज़्यादा एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से बराबर। इस तरीके से ये लोग बायो नैनो फास्फोरस को लॉन्च किए हैं, और यूरिया जी का भी लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उस बराबर। पे। इसके इसका अलावा इसकी खासियत इनकी क्या है, और कि रिसर्च इनका खुद का है, ये खुद जी सर। रिसर्च करके खुद वो चीज करती है। जी जी सर, बढ़िया आगे। इन्होंने टेरी के साथ जॉइंट करके R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फिर ये पूरा प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलप बिल्कुल करके। बिल्कुल जी। बिल्कुल। इसके अलावा बायो फंजीसाइड और बायो निमेटीसाइड्स भी है, वो उसको भी उन्होंने लॉन्च किया है 2025-26 में। क्रॉप, ये जो सर बता रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन लैब इनॉग्रेटेड जो है, मतलब जो टेरी बता रहे हैं हम, उसके साथ हम्म। इन्होंने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और पेटेंट करेंगे ये लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, जितने भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको पेटेंट करेंगे, और उसके साथ मिलके ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर लैब बनाए हैं, और उस पर ये लोग काम करेंगे। ओके। ये कुछ फोटो हैं जो इनकी CPC प्रोडक्ट की जो उन्होंने लॉन्च की है, उसमें उन्होंने दिया था, तो ये इनके फोटो हैं। सर नेक्स्ट कर दीजिए। अब जी सीड सेगमेंट में जो ये है, उसमें उन्होंने इसी साल Q1 में इन्होंने एंट्री ली है, इसी साल के। तो इन्होंने 2 हाइब्रिड वैरायटी Q1 में रिलीज करी है, एंट्री इंट्रोड्यूस करी है मार्केट में, और ओके ये 2 और प्रोडक्ट को Q2 में लॉन्च करने वाले हैं। जो नया ओके। लॉन्च है वो मेज और बाजरा का सीड है, जो कि 6 करोड़ रेवेन्यू और 2 करोड़ का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन Q1 में करेंगे इनका, ऐसा है। बराबर। स्ट्रेटेजी जो है इनकी, जो बिजनेस की मतलब सीड बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है, वो इनकी वाइट लेबल अलायंस वाली स्ट्रेटेजी है, जिसमें वो हाइब्रिड और रिसर्च सीड, मेज हो गया, मस्टर्ड, मिलेट, वीट हो गया, इस सब की ऊपर काम करेंगे। वाइट लेबल अलायंस का मतलब कि ये सबके साथ वो करार करते हैं, वो जी कंपनी एक्चुअल से। में क्या होता है, एक्चुअल में क्या जी होता है, जो सीड रहता है, जो बीज रहता है, जो जी जैसा गेहूं अगर हमारे को खेत में पेरना है, हमारे को डालना है खेत के अंदर, जी तो जी गेहूं को पहले प्रोसेस करना पड़ता है। क्यों प्रोसेस करते हैं उसको, कि वो अंदर जमीन में जाने के बाद में उसको कोई कीड़ा खा ना ले, जी उसको जो इंसेक्ट रहते हैं वो खा ना ले उसको। इसके लिए उनको प्रोसेस करना पड़ता है। वैसा हमारे जो जूने बड़े लोग जो थे पहले वाले, वो एक केमिकल लेके आते थे और उसको अपने घर के ऊपर लगाते बैठते थे। जी तो जी सर। जी उसको पहले उस तरीके से करते थे। तो अब ये क्या करते हैं कि ये पूरा सीड अभी तैयार करके दे रहे हैं, और इसका पूरा मार्केट जो है वो 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट है उसका। जी सर, जी इन्होंने बताया कि जी 50,000, मतलब सीड मार्केट 50,000 से ज्यादा, 50,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है। ज्यादा का मार्केट है। हाँ, और बिल्कुल। इस मार्केट, मतलब सीड मार्केट, जो सीड बिजनेस है ना, इसमें कंपटीशन भी कम है, बहुत ही कम है। और बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वो अगर प्रोडक्ट खराब हो गया इनका, जैसा जी किसान ने लेके गया कि भाई मेरे को 1 क्विंटल डालना है, और जी 1 क्विंटल के जो एरिया का मतलब एक क्विंटल बोला जाएगा 100 kg को, है ना। तो जी एक सर। एक क्विंटल मेरे को अगर गेहूं पेरना है, अगर उसके अंदर से 50% एरिया के अंदर अगर गेहूं निकला ही नहीं उसका, मतलब दाना जी बाहर निकला ही नहीं, तो मतलब इसका जी जो प्रोडक्ट जो था वो खराब था इसका प्रोडक्ट। जी तो सर। इसके लिए फिर गवर्नमेंट उसको पनिश करती है वो चीजों के लिए। जी तो सर। इसके लिए इसके ऊपर बहुत चीज इनको रिसर्च करना पड़ता है। इसके लिए ज्यादातर लोग इसके ये बिजनेस में आते नहीं ज्यादा लोग। हाँ जी सर। ठीक है। और ओके। दूसरा हाइब्रिड भी जो है सर, हाइब्रिड का भी एक प्रोसेस होता है, मतलब उसको हाइब्रिड बनाने का भी एक तरीका होता है, वो भी हर कोई जल्दी नहीं कर पाता है। तो इस तरीके बिल्कुल। से और जो सर बता रहे हैं वो जर्मिनेशन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 बीज लगा रहे हैं और उसमें अगर 90 बीज भी उगते हैं, तो 10 बीज नहीं उगते हैं, तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इस तरीके, मतलब बिल्कुल राइट, एकदम सही। 95, 100 बीज में 95 बीज उगने ही चाहिए, तभी वो सीड, वो क्वालिटी सीड में क्वालिफाई करता है। तो बहुत क्वालिफाई टाइट है इस करते तरीका। इस वजह से हैं। ये लोग बरोबर वाइट लेबल अलायंस कर रहे हैं, इसमें इसमें खुद नहीं बोल बरोबर रहे हैं। राइट। ये है 2 वैरायटी जो इन्होंने लॉन्च की है, बाजरा की 2 हाइब्रिड और मेज की 2 हाइब्रिड वैरायटी। ये उसकी फोटो ओके। है। जी सर, नेक्स्ट कर दीजिए। इनका जो मार्केटिंग इनिशिएटिव है,
इन्होंने जो अपने कौन कौन बताया वो है कि सीड टू हार्वेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इन्होंने डेमो शुरू किया है अलग अलग कैटेगरी जो इनकी जितनी है, जिससे फार्मर के बीच ये अवेयरनेस बढ़ा सकें अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को दिखा के कैसे काम करेगा सीड्स वगैरह को सबको। इससे क्या होगा, इफिकेसी, मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर वो डेमो दिखाएंगे तो इनका ही फायदा होगा। तो ये इनकी मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में एक ये चीज़ है। दूसरा, इन्होंने उत्तम कृषि पाठशाला जो है, जो कि पूरी की पूरी तरीके से फार्मर को एजुकेट करने के लिए अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए एक वेबिनार बनाया है। चंबल उत्तम कनेक्ट जो है एक मोबाइल ऐप है, इसको उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें इनके पास लगभग 30,000 से ज़्यादा के फार्मर Q1 में ही रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक कॉल सेंटर भी बनाया है, हेलो उत्तम एक्सपर्ट, और उसमें वो फ्री की थोड़ी सी, मतलब उसमें मतलब जो भी फार्मर को ज़रूरत होती है प्रोडक्ट के डोज से लेके जितनी भी, तो वो हेलो उत्तम एक्सपर्ट से फ़ोन करके पता कर सकते हैं। ये इनकी मार्केटिंग इनिशिएटिव, मतलब मार्केटिंग में भी ये ध्यान दे रहे हैं। बराबर जी। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है, इसके प्रोग्रेस, क्योंकि ये इनका केपेक्स प्लान है, इन्होंने नया प्लांट डाल रहा है। ये पूरा 1,645 करोड़ का एक पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्लांट डल रहा है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.4 लाख मेट्रिक टन पर एनम है। तो इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसका बहुत सारा फिजिकल बिल्डिंग वगैरह, स्ट्रक्चर, पाइप रैक, बहुत सारी पाइलिंग टावर, एब्जॉर्प्शन टावर बहुत सारे कंप्लीट हो गए हैं। लगभग समझिए कि 80% तक का प्रोजेक्ट फिजिकल फॉर्म में प्लांट खड़ा हो गया है। जी। इसका केपेक्स जो है Q1 तक 918 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है 1645 करोड़ में से। और इसका जो ट्रायल प्रोडक्शन इसमें 10 के जो प्लांट है वो दिसंबर 25 के आखिर और जनवरी के शुरुआत से या मिड तक 2026 तक इसका ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, इनका ये कहना है। जी बिल्कुल राइट। और इनका उम्मीद है कि अगर 60 to 70% रेशियो के हिसाब से, मतलब अगर 60 प्लांट अपनी 60-70% कैपेसिटी से चलता है, तो ये 55,000 से 56,000 मेट्रिक टन तक का ये प्रोडक्शन कर लेंगे इनका। जो कि अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये 35,000 से 40,000 तक पर मेट्रिक टन के हिसाब से ये बिकेगा। तो फिर कैलकुलेशन करना के हिसाब से इनका कहना है कि 5 डिजिट रेंज में इनका रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा जो है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है वो 2% हार्ड कॉस्ट पर ईयर 10 साल के लिए इनको देगी, जो कि अराउंड 22 करोड़ पर ईयर है। इसके अलावा एल्डेन फेज 2 और इस जो अदर वेरिएंट है, एल्डेन मतलब लो डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट, HDN हाई डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट, ये चीज़ें भी हैं जिनको ये इसके लिए ये इंजीनियरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग अंडरवे कर रहे हैं कि इसी प्लांट में वो इसको भी कोशिश ऐसी इंजीनियरिंग बैठा रहे हैं कि वो इसको भी कर सकें। ये इसलिए क्योंकि यही फॉर्म ही है जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, तो इस पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। अब थोड़ा सा ये बता देते हैं कि ये 10 प्लांट क्यों चंबल फर्टिलाइजर क्यों 10 प्लांट बना रहा है। इसका सबसे मेन है कि ये जो सब्सिडी जो यूरिया है ना, वो पूरा सब्सिडी बेस्ड प्रोडक्ट है। तो जब तक सब्सिडी है तब तक यूरिया में मार्जिन बढ़िया है, ऐसा मतलब है। तो उस चीज़ से उन लोग बचने के लिए, या हो सकता है पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए, इन्होंने अच्छे मार्जिन के लिए 10 प्लांट का वो कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इसका स्टेबल डिमांड है। स्टेबल डिमांड इस वजह से कि जो 10 है ना, वो एक्सप्लोसिव तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन वगैरह जिसका इंडिया में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है अभी, तो अगर वो बढ़ेंगे तो 10 का भी ज़रूरत बढ़ेगा। तो उधर भी, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा भी इसका मार्केट बढ़ेगा। जी। उसके अलावा ये अमोनिया खुद बनाती है कंपनी। अमोनिया बेसिकली यूरिया के लिए खुद जनरेट करती है। तो 10 बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उसको तकरीबन
कितना परसेंट लगता है उसका? 37% जी अमोनिया नाइट्रेट लगता है यूरिया बनाने के लिए, ऐसा कुछ है शायद। यूरिया में अमोनिया, हाँ जी सर। जी 30 जी। तो अमोनिया एक्चुअली बेसिक रॉ, मतलब किस चीज से यूरिया बनेगा तो वो उसके लिए अमोनिया इस्तेमाल होता है। तो ये ऑलरेडी अमोनिया बना रहे हैं, तो टैन को भी बनाने के लिए अमोनिया ही यूज होता है। तो ऑलरेडी रॉ बरोबर। रॉ मटेरियल इनके पास खुद है, खुद ही जनरेट कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से अच्छा इनको मार्जिन देगा जी इस वजह से ये इसमें आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। जी अब जो इनका जो इमासिड जॉइंट वेंचर है मोरक्को में, उसमें इन्होंने पहले क्वार्टर में 1.26 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है। इन्होंने पिछले क्वार्टर में बताया था कि ये जो है कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं 5 से 7 लाख मेट्रिक टन की फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट की। तो उनसे पूछा गया कि वो कब तक ये चीज़ें फॉर्म में आ जाएंगी, कब तक ये 5 से 7 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन एक्सपांशन कंप्लीट हो दे जाएगा। पाएगी। तो जी, तो इनका कहना था कि लेट 2026 के आखिरी या फिर 2027 की शुरुआत तक वो शुरू हो जाएगा। इसमें उन्होंने फॉस्फोरिक के लिए 40 से 45 मिलियन डॉलर और 120 से 130 मिलियन डॉलर सल्फ्यूरिक प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके। डिजिटल और फार्मर इंगेजमेंट में अगर देखा जाए तो 700 फार्मर मीटिंग कर चुके हैं, 420 डेमो दिखा चुके हैं, 27,000 सॉइल सैंपल क्वार्टर 1 में ही लोग कर चुके हैं। कृषि उत्तम पाठशाला वेबिनार है उसका फार्मर एजुकेशन में एक्सपांड कर चुके हैं। अदर देन टैन के अलावा केपेक्स प्लान इनके पास जो है वो सिर्फ मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट कैपेक्स है जो कि 250 करोड़ का है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का। सर स्ट्रेटेजिक आउटलुक और रिस्क जो इन्होंने अपने कॉन कॉल में बताया है वो ये है कि ये फोकस कर रहे हैं अदर एग्रीकल्चर के ही अदर इनपुट्स में, एग्री इनपुट पोर्टफोलियो को ग्रोथ करने में। वही फर्टिलाइजर में भी सीपीसी, सीड, बायोलॉजिकल, ये अपने पोर्टफोलियो को अलग से ग्रोथ आगे बढ़ा रहे हैं। फिर ये अलायंस कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों से, सीड्स वगैरह में, सीपीसी वगैरह में अलायंस कर रहे हैं। और इनका ग्लोबल एक्सपेंशन करने का भी डिस्कशन चल रहा है। मतलब वो उसका अभी कोई फिक्स डेट नहीं है पर वो चल रहा है, अंडरगोइंग है हाँ, वो। अभी अभी लगभग ये जीरो एक्सपोर्ट करते हैं। अभी अभी जी इनका कोई एक्सपोर्ट नहीं है यहाँ पर से, इंडिया से बाहर। जी। और यूरिया जी वगैरह एक्सपोर्ट करने का बनता भी नहीं क्योंकि हमारे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जी इस वजह से बिल्कुल। वो एक्सपोर्ट करना उनका नहीं। पहले और पॉलिसी भी है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूरिया वगैरह जब तक इंडिया में पूरी सरप्लस नहीं हो जाती तब तक हम कभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बिल्कुल। इसके बाद जो इनकी गडेपान 3 प्लांट जो है उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है उसमें अनसर्टनिटी बनी हुई है क्योंकि ऐसे कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसके बरोबर। बाद जो यूरिया, जो नॉन यूरिया बिजनेस है उसको मॉनिटरिंग, उसकी प्राइस वोलाटिलिटी वगैरह सब चीज़ को ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं एकदम। ओके। इस पूरे कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट का टोन था वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, कॉशियस था और ऑप्टिमिस्टिक था। और इन लोगों का ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रेगुलेटरी जो नेविगेशन होना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इनका बहुत अच्छा मतलब टोन था। ओके। जी सर, नेक्स्ट कर दीजिए। ये जो है कुछ कॉन कॉल के क्वेश्चन है जो आउट ऑफ दी मतलब हमारी ये इसके अलावा है। ये पहला क्वेश्चन एक्चुअली ये प्रशांत हजारी वाला थे, ये इन्वेस्टर सेगमेंट से थे। इनका क्वेश्चन यही था कि जो गडेपान 2 जो था जो 24 से 25 दिन के लिए टोटल 2 बार बंद हुआ, टोटल 24 से 25 दिन का था। तो वो जो बंद हुआ वो बंद हुआ था मई मंथ में। तो ओके। उनका पूरा ये कहना था कि जब वो बंद हुआ तो वो मतलब उनका कहना था कि वो बंद हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन कम हुआ तो रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ा। तो बरोबर। उनका ये कहना था कि क्या आपने बीएससी एनएससी को इन्फॉर्म किया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उन्होंने एक्सचेंजेस को रिपोर्ट नहीं किया है। तो उनका ये कहना ओके। था कि आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, क्योंकि जब मई 5 के आसपास जो स्टॉक है वो उसने ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद फिर मार्केट गिर, सॉरी, अच्छा, जो स्टॉक है वो गिरता चला जा रहा है।
तो और बरोबर. आप गिर के इस पोजीशन पे है, तो आपको ये चीज़ बताना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं किसी और को पता था और हमें नहीं पता था। एज़ अ इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए। तो ये इनका आप लोग पढ़िएगा इनकी पूरी बातचीत को। जी. बहुत नॉर्मल टोन पे बात हुई है। बल्कि मैनेजमेंट था, उसका कहना था कि रेवेन्यू में 2 से 3% का ही इफेक्ट पड़ा है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। पर उनका सीधा ये कहना था कि आपको बताना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ओके, हम आपस में बातचीत करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये उनके पूरी बातचीत का सारांश है। सर मतलब आप ये आगे उनका बढ़िए। ये नेगेटिव पॉइंट था ये असल में. जी उन्होंने सर, ये जो एनएससी को बताना चाहिए. जैसा जी, अगर किसी कंपनी में आग लग जाती तो क्या कंपनी क्या करती सबसे पहले? वो एनएससी को एनएससी को बताती है। इत्तला करती कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ में ऐसा हुआ है. तो जी इन्होंने जो 25-30 दिन बंद रहा इनका प्लांट, तो इन्होंने एनएससी को बताना चाहिए. तो ये उन इन्वेस्टर तो ये पूछेगा, बोलेगा जी जी इन्वेस्टर. जी सर, वो जी. यही सेम बात को इन्वेस्टर का यही कहना था कि ओवरऑल वो यही कहना चाह रहे थे। आखिरी में उन्होंने कहा भी कि आपको हम्म. इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। हम इन्वेस्टर हैं, अब क्या पता किसी को पता हो और हमें नहीं पता। तो वो एक तरीके से ब्लाइंड रखने की बात हुई ना। तो बरोबर. वही चीज़ हुआ। जी, तो सर नेक्स्ट कर दीजिए। ये लगातार 2-3 स्लाइड में ये पूरी बातचीत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो। ओके. जी। जी. सर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक एक स्लाइड बस। एक ये अलग क्वेश्चन था कि जैसे वो एक्सपोर्ट वाला जो बात चीज़ है कि हम ग्लोबल जाने की कोशिश में हैं, तो हम कहाँ हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारा डिस्कशन चल रहा है, अभी हम उसमें पार्टियों से कांटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। और इसके अलावा एक चीज़ इनसे ये पूछा गया कि फर्टिलाइज़र के अलावा हम और किस में जाना चाहेंगे। तो इन्होंने बताया कि हम सीड बिजनेस में जा ही रहे हैं। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे ऑर्गेनिक बिल्कुल इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वगैरह उसमें सब भी होते हैं. जी. तो उसमें भी हम धीरे धीरे आगे जाके बढ़ेंगे ऐसा एक्सपेंशन का। ओके. जी। फाइनेंशियल आउटलुक अगर देखें हम मार्केट इस कंपनी का, तो ये मार्केट कैप इसका 20,400 करोड़ का मार्केट कैप है। और सेल अगर देखें उसके कंपैरिजन में तो 17,400 करोड़ का ये कंपनी सेल कर रही है। इसका स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। आर ओ सी जी. आर ओ ई स्टेबल है। फेस वैल्यू इसका 10 है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका अच्छा है, सेल ग्रोथ थोड़ा कम है। इसका हम फेयर वैल्यू 1 देखेंगे तो 654 है। और फेयर इसके वैल्यू अंदर ये अच्छी चीज है अभी कि ये स्टॉक 511 रुपए और इंट्रिंसिक वैल्यू इसके 400 क्या। जी 51 रुपए के आसपास में चल रहा है. और जी लगभग मतलब अगर हम इसको देखेंगे कि मार्केट कैप को और सेल को देखेंगे तो लगभग नजदीक है दोनों भी. जी तो मतलब उसके मार्केट कैप से ही ज्यादा है. इंडस्ट्री जी पी स्टॉक पी कम है. तो ये भी बेहतरीन चीज है इसके लिए. आरओई अच्छी है. अब ये फर्टिलाइजर के अंदर लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्टिलाइजर के हाँ, अंदर. प्राइवेट कंपनी हालांकि सबसे बड़ी है। प्राइवेट कंपनी सबसे ये जो मतलब गवर्नमेंट की नहीं होने के नहीं बावजूद है, हाँ। ये 33% ये बना रही है. मतलब तकरीबन 3.46 मेट्रिक टन ये यूरिया मेट्रिक टन। प्रोड्यूस कर रही है. जी. जी उसके अंदर प्रोड्यूस कर रही है. जी सर। जी. इसका इंटरेस्ट और कवरेज रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत टू अच्छा है. थर्टी फाइव। जी बहुत अच्छा है। इसका बिल्कुल. रिजर्व भी बहुत अच्छा है, 8,300 करोड़ के आसपास है। इसका बुक वैल्यू जो बिल्कुल. 5 साल पहले था उसके हिसाब से आज का बुक वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है। बढ़िया. जी, इसमें जो एफ आई आई हैं उन्होंने इस क्वार्टर में 3% के आसपास कम किया है। और जो डी आई हैं उन्होंने 1%, 2% के आसपास इन्होंने इंक्रीज किया है। आखिरी स्लाइड है कि नहीं सर, और भी है। अच्छा, एक मिनट, ये 40 के लिए. ओके. ठीक है. सर तो ये इनका जो आप मैं बता मैं दीजिए। देख लेता हूँ इसको. ओके. हाँ तो इनका जो पिछला जो ये मार्च के अंदर जो सेल गिरा था उसके वजह से ही इसके ऊपर इम्पैक्ट आया था इतना बड़ा. और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो ये क्वार्टर के अंदर इनका अच्छा सेल आया. एक्चुअली मसला है इसके अंदर कि ये सिक्लिकल कंपनी है. इसके जो मार्जिन है, अगर गैस प्राइस बढ़ गई तो इसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है. या ऐसी कोई चीज जो जो बढ़ने की वजह से इसके ऊपर उसका इफेक्ट आता जी है ना. जी सर। तो जी सर। ये हाँ. तो इसके अंदर ऐसा जो है, इसके जो रेवेन्यू जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं.
क्योंकि सिक्लिकल कंपनी है, और हम लोग फर्टिलाइजर कंपनी जो सीजन के हिसाब से चलती है, जो यूरिया ज्यादा, इनका ज्यादा जो लगता है यूरिया, वो लगता है बारिश की जो फसल होती है और जो रबी फसल जिसको बोलेंगे ठंडी की फसल, उसके जी अंदर जी लगता है इसका, है ना। तो जी सर। ठीक है, ओके। तो इस और आगे बढ़ना है अपने को, तो इसके जी अंदर इसका ईयर ऑन ईयर और टीटीएम जो इसका अभी अच्छा है, इसका ईपीएस 43 का हो गया, ईपीएस इसका बढ़ के आया है पिछले क्वार्टर के अंदर, पिछले ईयर के अंदर जो 31 का था। तो अगर इसको हम यहाँ से देखेंगे 32 से लेके, तो इसका जो 5.887 का ईपीएस था इसका, वहां से देखेंगे यहाँ तक, तो ये 43 का ईपीएस हो गया इसका, मतलब ईपीएस बहुत अच्छा है इसका। अब सिक्लिकल कंपनी है तो मार्जिन अगर फ्लैक्चुएशन करेंगे अगर, तो स्टॉक के अंदर फ्लैक्चुएशन तो दिखेगा आपको, है ना। ठीक जी है, सर। तो इसके सीएजीआर ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल ग्रोथ तो 6% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो 7% का है, तो ये हिसाब से स्लो ग्रोथ कंपनी बोलेंगे इसको हम, कि भाई जी स्लो ग्रोथ कंपनी है। ओके। जी फिर अगर हम इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है कंपनी की, वो सबसे अच्छी चीज है इसकी जो बोरोइंग थी, वो 4,684 का था, वो घट के यहाँ पर नीचे आ गया, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई, और इसके रिजर्व वो बढ़ गए, है ना। जी यहाँ सर। पर मतलब इसने डेट पूरा रिड्यूस कर लिया अपने आप का, कि भाई इसके ऊपर अभी हाल हाल के अंदर डेट नहीं है, इसके ऊपर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। जी इसके फिर अगर हम यहाँ पर इन्वेंट्री और इसकी बात करेंगे, तो एक मिनट में इसके ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसके इन्वेंट्री की इसमें बात इसका करूँ, CWIP भी अच्छा बढ़ा है। जी जी, तो यहाँ पर अगर तो अभी सर इन्होंने ये ये इंडो कैप सोलर है। क्या, हाँ? अच्छा, ये इंडो इंडो सोलर सोलर है। है। जी ओके, ये इधर खोला है मैंने, बरोबर वो इधर था यहाँ सिंबल। जी, तो यहाँ पर इसका, यहाँ पर हम इसके अंदर देखेंगे ना, जी तो इसका ये जो कर्जा था इसके ऊपर, वो सारा कर्जा इसने पूरा माइनस कर दिया, मतलब माइनस अभी कर इसके दिया। ऊपर ये, हाँ जी, कोई कर्जा नहीं है। पर इसका एक माइनस पॉइंट है, इसका माइनस पॉइंट है कि इसने इसका 19% स्टॉक फ्लेज है, 19% स्टॉक, मतलब जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो फ्लेज किया हुआ है, ये एक जी माइनस सर। पॉइंट है इसका। तो दूसरा, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो इन्वेंट्री के अंदर देखेंगे, तो इन्वेंट्री इसकी ये ज्यादा की अगर इन्वेंट्री, मतलब इसके लिए गुड, अच्छा है, जी मतलब लोग इन्वेंट्री देख के बोलते हैं कि भाई इन्वेंट्री बढ़ गई मतलब अभी स्टॉक नीचे जाएगा, पर इसकी इन्वेंट्री बढ़ गई मतलब इसके लिए अच्छा है कि इसके पास में माल स्टॉक के अंदर पड़ा है। अब इसको माल की अगर प्राइस इसकी बढ़ भी गई, तो इसके ओपीएम के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जी वैसा अगर कैश इक्वलेंट देखेंगे, तो कैश इक्वलेंट बहुत अच्छा है इसका, है ना। ठीक सर। और ट्रेड जो, मतलब जो लोगों के तरफ या गवर्नमेंट की तरफ जो पैसा बाकी रहता था, जो यहाँ पर ये बहुत बाकी रहता था इसका, वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट इनको पहले पैसा दे रही है ना। जी सर। तो जी ये पिछले 2 साल से ये गवर्नमेंट ने उनके लिए ये एक अच्छा कर दिया है कि उनको पहले पैसा दे रही है, नहीं तो पहले बाकी होता था गवर्नमेंट की तरफ पैसा। तो जी सर। इसके लिए अभी अगर हम इसके कैश के अंदर देखेंगे, कैश फ्लो के अंदर तो बढ़ते दिखेंगे तुम्हारे को, और कैश फ्लो अच्छे दिखेंगे इसके तुम्हारे को। बाकी तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, भले कैश जनरेट नहीं कर पा रही, कैश नेट कैश फ्लो नहीं दिख रहा, पर अच्छा है, पहले से अच्छा है। यहाँ पर जो था 400-500 करोड़ के माइनस के अंदर थे, वो यहाँ पर अच्छा है, सिर्फ 2 करोड़ के माइनस के अंदर है ना। और यहाँ पर भी आरओसी जो थी इसकी, अब आरओसी 7 के आरओसी से लेके 27 के आरओसी के ऊपर पहुंच गई कंपनी। यानी कि अगर ये 100 रुपए का धंधा कर रही है, 100 रुपए का माल बेच रही है, तो उसमें से इसको 27 रुपए इसके घर में आ रहे हैं। हम ये भी इसको पकड़ के चल सकते हैं, सब बोल सकते हैं इसको, है ना। फिर इसके अंदर अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, तो प्रमोटर 60% लेके बैठे हैं, और उसके अंदर से 19% इसका प्लेज है, तो एक वो माइनस पॉइंट था इसका। और जी सर। अगर इनको देखेंगे एफआईआई को, तो एफआईआई ने भी इसके अंदर लगभग माल बेचा है इसके अंदर, जी तो ये भी एक माइनस पॉइंट है अपने लिए।
है ना, पर मतलब ये लेकिन तो भी डीआई ने थोड़ा 17% सा होल्ड। बढ़ाया है। जी जी, 17% होल्ड करते, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर, है ना। तो ये, और डीआई ने यहाँ पर 2.5% के आसपास में बढ़ा है डीआई। मतलब डीआई को लगता है कि भाई कंपनी अंडर वैल्यूड के अंदर लगभग उसके पास में पहुंच रही है, इसके लिए डीआई ने इसने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाया है। नंबर ऑफ परसेंटेज अगर देखेंगे तो ये 15% के आसपास में हो गई। अब इसके पहले भी अगर देखेंगे हम, तो पब्लिक जो इसके अंदर 19 17 19% के आसपास में होल्ड करती थी। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो घटे पहले से। जैसा अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 53% था, यहाँ पे 62,000 था, 2,65,000 था यहाँ पर यहाँ से थोड़े से बड़े हैं अभी इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो ये अच्छी साइन नहीं है। एक, अगर हम इसको देखेंगे तो हम नेगेटिव साइन बोलता हूँ मैं इसको हमेशा। जी। दूसरा, यहाँ पर अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के अंदर तो ठीक है ये। अब इसका अगर हम यहाँ पे पी के चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो पी का चार्ट अभी अगर मैं इसको मैक्स के अंदर लगाता हूँ, तो अभी भी ये पीच के अंदर, हमारे पीच के अंदर खेल रहा है ये। अभी भी इसकी पीच, मतलब ग्राउंड खाली इसका अभी भी ये एरिया, अगर बड़े टाइम के अंदर देखता हूँ मैं। और इसको अगर मैं ईयरली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो ये लगभग अभी इसके एवरेज एवरेज जो पी है इसका, यानी कि 13.5 का पी आता है इसका एवरेज पी, उससे नीचे चल रही है अभी। तो अगर ये यहाँ से पलटता है और 12 की पी के ऊपर चलने लगता है, तो ये स्टॉक के अंदर एक टर्न अराउंड की स्टोरी बन सकती है। और यहाँ पर भी अगर हम इसके प्राइस टू बुक वैल्यू के अंदर जाएंगे, तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 3.8 का था, वो अभी गिर के यहाँ पर नीचे आ गया। मतलब तकरीबन तुम्हारे को ऐसे समझ लो कि ये 2024 और 2022 के प्राइस के ऊपर, बुक प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर मिल रहा है अभी तुम्हारे को आज की कंडीशन में। मतलब इसका जो एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू था जो ये वाला, उससे अभी ये स्टॉक अभी नीचे जा रहा है यहाँ से। तो ये भी एक साइन देता है कि भाई अंडर वैल्यूड का साइन देता है। दूसरा, इसका यहाँ पर ईवी बाय एबिटा बोलते हैं जिसको, तो वो भी ऊपर की लाइन से नीचे आ गया। अब यहाँ पर भी इसके हाईएस्ट पॉइंट ये थे इसके, जो ईवी बाय एबिटा, जो मतलब पिछले कुछ एरिया थे इसके, वो एरिया के लगभग उसके आसपास में भी चल रहा है ये। तो ये एक अच्छी साइन हमारे लिए कि भाई अभी आज की कंडीशन में हम इसको नीचे की तरफ देख रहे हैं। पर अगर मेरे को अगर ये स्टॉक को खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जाऊंगा इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाके देखूंगा कि भाई इसका यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को। शौक भाई, चार्ट से पहले दो तीन पॉइंट है, उसको जरा कवर कर लीजिए तो जी जी, बेहतर बोलिए होगा। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। वो जो आपने ईपीएस बताया ना, तो उसमें इसने अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत हल्का कर लिया, बेच दिया है, उसकी वजह से वो आपको दिख रहा। बोरोइंग जो कर्ज कम किया, कर पैसे वहां से पेमेंट किया। तीसरी बात, जो मैनेजमेंट का अपडेट है, मैंने ग्रुप में डाला था ये 24 तारीख का, वो जो अभी शुरू में आया था स्लाइड में कि मैनेज वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रोजेक्ट का, आकाश वर्मा, तो उनका पोजीशन अभी सीज कर लिया गया, तो वो एक नया अपडेट इंक्लूड कर दीजिए इसमें। जी दूसरा, यूरिया प्रोडक्शन का 20% डिक्लाइन हुआ है वो सेल में, तो जी, वो भी वो जो उसके बारे में बात किए, है ना, मैडम ने बात की उसके बारे में, लेकिन कि नहीं, ट्वेंटी क्यों परसेंट डिक्लाइन नहीं हुआ था। बताया गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, वो क्यों डिक्लाइन हुआ था उन्होंने बताया उसके ऊपर कि भाई इसके नहीं, लिए वो डिक्लाइन तो हुआ था। क्यों बताया गया, कितना हुआ था, उसमें थोड़ा गड़बड़ी था रिपोर्ट में। ओके ओके ओके, हम्म। ठीक है ना, वांदा नहीं। आप उसको क्लियर कर दो, क्योंकि ये तो हाँ, रिकॉर्डेड वही चालू मैंने है। ग्रुप में डाल दिया ना, 20% का लॉस हुआ था उस पे, ये अच्छा, ऑफिशियल ये उसका ओके। न्यूज। हाँ, जी, रेवेन्यू यूरिया का जो है ना स्पेशली, वो बंद होने की ओके। वजह से जो 20%। तो वो अभी लगभग अभी वापसी कर लेगा उसका वो, उसका प्रोडक्शन चालू हो गया था वापस, वो 20 25 दिन बंद था। तो उसके अंदर ये जो 20% का डिक्लाइन हुआ था उसका। तो अगर तो अभी तो इन्वेस्टमेंट जो इसने हल्का किया, तो वो तो सही साइन नहीं है ना, उसको आप पॉजिटिव कैसे देख रहे हैं, ये मेरा सवाल। कौन था कौन था इन्वेस्टमेंट उसका। इन्वेस्टमेंट इसने करीब 16,835 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, जिसकी नहीं नहीं, वजह तो से वो, आपको ईपीएस ये सब दिख रहा है डिफरेंस। हाँ, नहीं नहीं, तो जो इसका जो उसने बेचा था ना यहाँ पर, ये, हम्म। तो इसके जो इसके पास में अदर इनकम के अंदर पैसा आया था इसका यहाँ पर, है ना, ये वाला सारा पैसा उसका आया था इसके पास में। तो वो क्यों आया,
कि उसने जो इन्वेस्टमेंट नहीं था उसका, एक्चुअल में उसके सब्सिडरी कंपनियां थे जो आईटी सेक्टर हाँ के अंदर काम करते थे, हाँ। जो तो वो एक एक साइट के अंदर फोकस करने के लिए उसने क्या किया कि भाई जो कंपनी के ऊपर यहाँ पर बोरोइंग है, कर्जा है जो कंपनी के ऊपर, वो मैं बोरोइंग खत्म करता हूँ। वो पैसा लाके इन्होंने यहाँ पे बोरोइंग खत्म कर दिए, वो बाहर से पैसा लाके जो सब्सिडी जो थे इनके, और पूरा पूरा अभी सिर्फ स्पेशल चंबल फर्टिलाइजर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। असल में हम्म, इनके ये जो कंपनी जो है क्या, इसका उसके अंदर जो हिस्सा था, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये इसका हिस्सा जो था, जो पैसा आया इसके पास में, वो अदर इनकम में दिख रहा है यहाँ पर, वो इतना बड़ा पैसा नहीं था। जो भी इसने 1600 करोड़ का माल बिका है इसका, तो ये अकेले ये प्रोजेक्ट का नहीं था उनका। उनके जो एग्रीकल्चर कंपनियां जो थे इनके, जैसा जोआरे अग्रो है इसका, फिर और कौन था एक मैडम इसका, पारादीप आईटी फॉस कंपनी थी, पारादीप एक आईटी पारादीप कंपनी। फास्फेट, पारादीप और फास्फेट। और हाँ, उसके अलावा तो टेक्सटाइल और शिपिंग और सॉफ्टवेयर में भी लोगों ने एक्सपेंशन किया था। उससे भी हाँ, एग्जिट कर गए लोग। उससे भी एग्जिट कर ले तो कैसा होता है देखो, सनार भाई, इसके अंदर कि जो कंपनी उनको प्रॉफिट नहीं करके दे रही, अगर वो कंपनी के अंदर, जैसा अभी बीच में मैंने एक कंपनी बताया था सबको, कजारिया सिरामिक, कजारिया सिरामिक ने उसका प्लाईवुड का ये बेचा था उसने, प्लांट, जबकि वो काम कर रहे थे सिरेमिक के अंदर और बेच रहे माल, उन्होंने कैपेक्स किया था प्लाईवुड के अंदर। तो उन्होंने 3 साल चलाए, 4 साल चलाए, पर उसके अंदर उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था, और उसके वजह से उनके पोर्टफोलियो के अंदर लॉस दिख रहा था, उनके रेवेन्यू के अंदर लॉस दिख रहा था, या उनके जो प्रॉफिट थे उसके अंदर लॉस दिख रहा था। तो उन्होंने वो सब्सिडी जो थी उनकी वो बंद कर दिए, और वो बंद करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर उनके प्रॉफिट दिखने लग गए, है ना। तो इसके लिए जो ऐसी जो कंपनी रहती है कि जिससे वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, ये जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, वो प्रॉफिट बन जा रहे हैं अभी उनके। अब यहाँ पर जो है इनके जो मार्जिन जो डिक्लाइन हुए थे, 7%, 11% के ऊपर आ गए थे, जो 14% के ऊपर नीचे चले गया था यहाँ पर, तो अब वापस 14%, 15% के आसपास में इनके मार्जिन आ रहे हैं। तो जो यहाँ पर डिक्लाइन भी था, तो इनका अगर जो सब्सिडी जो थे इनके, जो लॉस मेकिंग थे, वो लॉस मेकिंग को हटाने की वजह से इनके लिए पॉजिटिव साइन है ये। जी सनावर भाई, और कुछ सही है, चलो। है ना। सर एक चीज और बताना चाहेंगे हम। जो 20% का रेवेन्यू का जो आप बात कर रहे हैं, इनका कॉनकॉल में इनके इन्वेस्टर ने भी क्वेश्चन किया था ये कि गडेपान 2 जो है वो 20 से 25, 24 से 25 दिन के लिए बंद था। उसमें उनका ये कहना था कि मतलब उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया तो लगभग 20% का लॉस हुआ है। तो मैनेजमेंट का कहना था कि 20% का लॉस हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जो यूरिया का जो भी रेवेन्यू है उसको गैस प्राइस से के नज़रिए से देखा जाता है। गैस प्राइस बढ़ेगा तो रेवेन्यू में ऊपर नीचे होगा। जो हमारा लॉस हुआ है वो 2 से 3% का हुआ है। वो मैनेजमेंट की बरोबर, तरफ से कहने का था ये। और उसका हम बरोबर। स्क्रीनशॉट वगैरह डाले हैं सर, पूरा उनकी पूरी बातचीत का। ओके, और किसी का कोई चलो। सवाल है भाई? किसी का सवाल है? अपने ग्रुप में से बोलिए, किसी का सवाल सर होगा तो सवाल। 2 स्लाइड में ख़त्म कर देंगे। लास्ट की 2 स्लाइड दिखा दीजिए। उसमें एक जो है आशीष जोशी हैं, केमिकल इंडस्ट्री के एनालिस्ट हैं। उन्होंने एग्रो केमिकल का जो सेक्शन है उस पे जी, थोड़ी सी एनालिसिस डाली है 2-3 पॉइंट की। ये सारी चीज़ें आप बता दी हैं सर। इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ये भी आप बता, ये हो गया नहीं, ये तो। ये आप बता दिए हैं सर। जी, ये ये वाला। ये मेन, हाँ ये नहीं सर, ये नहीं। और नेक्स्ट कीजिए। जी, और नेक्स्ट ये कीजिए। वाला। ये सब आप बता चुके हैं, ये भी बता दिए हैं सर। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए। ये थोड़ा सा बस एक क्रिसिल रेटिंग जो है वो पॉजिटिव हुई है। और प्रायोरिटीज की सर, ये वाला केमिकल इंडस्ट्री में अजय जोशी जो है वो एक्सपर्ट हैं। ये हमको मिला था अभी सितंबर में। इन्होंने थोड़ा सा एग्रो केमिकल इंडस्ट्री को लेके थोड़ा सा अपना एनालिसिस डाला है। उसमें ये है कि जो Q2 अर्निंग है वो वही जो यूएस टैरिफ है, अगर एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी कोई एग्रो केमिकल की, तो उसका यूएस टैरिफ की वजह से Q2 अर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा। जो डिमांड है वो और एक्सपोर्ट को लेके जो डिमांड है वो भी म्यूटेड रहेगी।
सेलेक्टेड पेटेंटेड एग्रोकेमिकल्स हैं वो बचे रहेंगे यूएस टैरिफ में, उनको एक्सेम्पशन दिया हुआ है। जो जेनेरिक एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं उनके ऊपर यूएस टैरिफ का बहुत मतलब बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है, और इसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो अगले क्वार्टर तक इफेक्ट दिखेगा। ये सारे उनके लिए है जो एक्सपोर्ट करती हैं। हालांकि हमारी चंबल हमने जो अभी कंपनी पढ़ी है चंबल फर्टिलाइजर, इसका एक्सपोर्ट में अभी तक कोई कोई भी लेना काम देना नहीं है। तो नहीं है। हाँ, तो बराबर। ये एज जनरल था। सर एक जी। लास्ट स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि हमको क्या क्या देखना ज़रूरी है, शॉर्ट में बता देते हैं कंपनी को, ओके। अगर हम उस पर काम करते हैं तो आखिरी में ये सारी चीज़ें बात करनी है सर अपन। ये वाला। सर ये एक है कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन का सेगमेंट है जो सीपीसी वाला है, इनका टारगेट 2027 में 1750 करोड़ के रेवेन्यू को जनरेट करने टारगेट करने की कोशिश है इनकी 27 में। ओके। ये चीज़ है। सर नेक्स्ट कीजिए। सर नेक्स्ट रिस्क कीजिए। एंड चैलेंज। सर ये हम अभी अपन लोग पूरी इसके दौरान किए ही कि सब्सिडी वगैरह पॉलिसी वो सारी चीजें अपन बात कर चुके हैं, तो हम ये लिख दिए हैं ताकि ओके। अगर कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। सर नेक्स्ट ओके। अच्छा, वो जो 12 प्रोडक्ट पाइपलाइन में बताया उसका कुछ लिस्ट है, इसमें डाल सकते हैं? हाँ जी, है उसके अंदर डाला हुआ है। नहीं, पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ, नया जो प्रोडक्ट आने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके उसके कॉपी फोटो डाली हुई है ना उसमें। अच्छा। जी। जी, ये ग्रोथ वाली, आउटलुक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हेलो। सर ये वाली साइड बोल रहे हैं, लास्ट वाली ये साइड है। इसमें हम एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि आगे के लिए हम क्या क्या हमको ध्यान में रखना होगा इस कंपनी को लेके। सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिसी में चेंज। अगर यूरिया की सब्सिडी की पॉलिसी में चेंज आएगा, और स्पेशली जो गटेपान 3 का प्लांट जो है, जो एक स्पेशल नॉर्म्स के ऊपर बना है, उस पर हमको ध्यान देना रहेगा हमेशा। और गैस और जो फीड स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, गैस स्पेशली गैस प्राइस को उसको ध्यान देना होगा। जो सीपीसी प्रोडक्ट है और स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है, इनका परफॉर्मेंस, क्योंकि ये इसी साल इसी क्वार्टर में पहले क्वार्टर में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इनका परफॉर्मेंस कैसा है मार्केट में, उस पर ध्यान देना होगा अपने अगले नेक्स्ट क्वार्टर पे। जो हमारा केपेक्स प्रोजेक्ट है 10 का, उसका सही टाइम पे चालू हो जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी बिल्कुल। प्रॉब्लम करेगा जी। उसके ओके। अलावा जो सब्सिडी फ्लो है वो, और जो कंपटीशन है वो भी हमको ध्यान में रखना होगा आगे के लिए इस स्टॉक से। ओके। थैंक यू सर, हो गया कंप्लीट। तो ये स्टॉक जैसा अभी मैडम ने जो हमारे को बताया अभी सब इसके ऊपर डिटेल के अंदर, तो अगर हम इसको अभी कुछ देखना है हमारे को, तो हम तो इसको जाएंगे चार्ट के ऊपर देखने के लिए। और चार्ट के ऊपर यहाँ पर हमारे को जो दिख रहा है इसके अंदर के स्टॉक अभी क्या कर रहा है। तो स्टॉक एक रेंज के अंदर है स्टॉक। जैसा हम लोग अगर हमेशा बात करते हैं इसके अंदर, कि अगर हमको कोई भी स्टॉक को देखना रहता है तो हम उसको 3 फेज के अंदर बांट देते हैं उसको, 3-4 फेज के अंदर बांट देते हैं उसको। कि मेरे को अगर ये एक फेज हो गया, एक तो सबसे पहला हो जाता है कि स्टार्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। जब वापसी करता है फेज 1 से और फेज 2 के अंदर आता है स्टॉक, तो हम उसके वो टाइम को स्टॉक को देखते हैं यहाँ पर, ना कि ये जैसा इसको अगर 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, और इसको 3 बोलूंगा, और इसको 4 बोला मैंने, तो इसको वापस 1 बोलूंगा मैं इसको। तो अभी ये स्टॉक, ये एक फेज था इसका, ये सेकंड फेज हो गया इसका, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब वापस ये सेकंड फर्स्ट फेज के अंदर स्टॉक चल रहा है अभी। तो इसको जहाँ तक गिरना है गिरने दो। जब भी ये रिटर्न करेगा हम लोग अपडेट करेंगे आप लोगों को कि ये रिटर्न कर रहा है या रिटर्न हो रहा है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक नहीं है। हम लोग सिर्फ इसके ऊपर एक हमारे समझने के लिए एक रिसर्च कर रहे थे, तो इसके अलावा इसका हमारा कोई भी इंटेंशन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक। तो जो भी है मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। किसी को और कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है या बोल नहीं, सकता इसमें है कोई। एक चीज ऐड कर दे अशफाक भाई, फ्यूचर ग्रोथ जैसा बताया गया ना, वो अच्छा दिख रहा है बिजनेस पर्सपेक्टिव में। अब जी, कब लेना वो नहीं तो लेना अपना, वो तो, हाँ, वो वो तो टेक्निकल। आगे की बात है। हम लोग तो अभी तो अगर एक स्टॉक को देख रहे तो टेक्निकल के बेस के ऊपर अभी ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा।
नहीं नहीं, जैसा अभी अगर हम लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हाँ, हूँ कि जो अगर प्रेजेंटेशन हुआ ना रिपोर्ट के हिसाब से, हाँ, ये जैसा रिपोर्ट के हिसाब जितना से भी अग, बड़ा अच्छा जी, अभी अच्छा टेक्निकल के प्रेजेंटेशन ऊपर यहाँ था। पर ये अगर एमएसीडी के हिसाब से देखता हूँ मैं, तो ये अभी प्राइस इसका जीरो लाइन से नीचे चल रहा है। या उसके जो एमएसीडी जो लाइन है, ये दोनों लाइन जीरो लाइन से नीचे चल रहा है। जब भी ये अगर मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में देखूं मैं इसको, आवरली या मंथली, तो मंथली के अंदर ऊपर से क्रॉस करके नीचे आ रहा है। जब भी ये एक सस्टेनेबल एरिया के अंदर आ जाए, उसके बाद में हम इसको देखेंगे या हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर ऐसा कोई भी अब मेरे को दिख रहा नहीं कि आज मैं इसके अंदर जाके एंट्री ले लूँ, बरोबर। तो ये सिर्फ हमारे एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से हम लोगों ने बनाए। बाकी आप लोग उसके ऊपर आपका रिसर्च करें, और उसको रिसर्च करने के बाद में ग्रोथ के हिसाब से या आगे के लिए कंपनी अच्छी है, उसके लिए अगर मार्केट के अंदर मार्केट को अगर हम देखते हैं कि भाई कंपनी आगे के लिए कैसी, तो बहुत अच्छी कंपनी है। 33% हिस्सा रखती है इसका यूरिया के अंदर, और इंडिया 77% यूरिया बनाता है, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो नाइट्रोजन से बनता है यूरिया, है ना। तो जो भी अभी अगर आप अपने को देखना है समझना है, तो हम लोग अभी ये स्टॉक के अंदर नहीं जाएंगे। जब जाएंगे, जब हम आप लोगों को सबको अपडेट देंगे इसकी, कि भाई हम लोग इसको देखने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। कुछ टर्न अराउंड होता होगा जब हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ मैं।